शुरुआत करते हैं। आज का टाइटल काफ़ी क्लियर है। आज हम बात करेंगे शैंक्स द रेड की। ये मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है और इसी से मैं इस नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, जहाँ हम अलग-अलग कैरेक्टर्स की क्रोनोलॉजिकल स्टोरी को एनालाइज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं शैंक्स की कहानी क्या है, उसे क्या-क्या मिला और वह कहाँ तक पहुँचा। तो शुरुआत करते हैं 39 साल पहले, जब शैंक्स का जन्म वेस्ट ब्लू में हुआ। हमें ये तब पता चलता है जब वह हाइटबियर्ड से मिलने जाता है। शैंक्स उनके लिए वाइन लेकर आता है और हाइटबियर्ड उससे पूछता है, दिस इज वाइन फ्रॉम वेस्ट ब्लू, यू ब्रिंग दिस टू आवर मीटिंग। तो शैंक्स जवाब देता है, मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है, लेकिन जिस जगह मैं बड़ा हुआ वहाँ की वाइन का टेस्ट सबसे बेहतरीन होता है। यह मेरी होम टाउन की वाइन है, हैव अ ड्रिंक। इससे हमें पता चलता है कि हाइटबियर्ड से मिलने से पहले ही शैंक्स को अपनी असली पहचान का पता चल चुका था और वह मैरिजोआ भी जा चुका था, लेकिन कब गया ये कंफर्म नहीं है। अब फिल्म रेड में हमें एक और बड़ा हिंट मिलता है जब लूफी पूरी दुनिया के सामने कहता है कि उटा शैंक्स की बेटी है। तब 5 बुजुर्ग 5 एल्डर्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं, दिस गर्ल इज ऑफ फिगरलैंड ब्लड। उनके टोन से ऐसा लगता है कि फिगरलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड लाइन है, शायद शायद वह सीधे मैरिजोआ से कनेक्टेड है। और फिर ये कंफर्म हो जाता है कि शैंक्स दरअसल शैमरॉक फिगरलैंड का छोटा भाई है, जो कि गॉड्स नाइट्स का कैप्टन। इसके अलावा शैंक्स फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा है, जिसने हाल ही में सैटर्न की जगह ली है और वह अब 5 एल्डर्स में से एक बन चुका है। तो शैंक्स की असली पहचान और उसकी जर्नी काफ़ी रहस्यमयी और दिलचस्प रही है। हम 63 साल पहले के उस समय में हैं जब गॉड वैली में एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ रॉजर और उसकी क्रू आइलैंड पर मिले खजानों में से एक चेस्ट भी ढूंढते हैं, जिसे वे अपनी शिप पर ले जाते हैं। उसी समय वह चेस्ट अचानक रोने लगती है। सब लोग पास आते हैं और सोचते हैं कि चेस्ट में क्या हो रहा है और वो क्यों रो रहा है। सभी सिर झुकाते हैं, चेस्ट खोलते हैं कि और देखते हैं कि उसमें एक साल का बच्चा है जो हंस रहा है और खिलखिला रहा है। साथ चेस्ट में एक छोटा सा नोट भी मिलता है जिस पर लिखा है इस बच्चे का नाम शैंक्स है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि नाम रॉजर ने नहीं दिया बल्कि उसके पेरेंट्स ने दिया। अब तक जो हम गॉड वैली के बारे में जानते हैं वो ये है कि वहीं नेटिव्स की प्यूरिफिकेशन का 3 साल का फेस्टिवल हुआ था। वहाँ के किंग को फिगरलैंड गार्लिंग ने मार डाला था। थोड़े ही समय में कई पायरेट क्रूज उस आइलैंड पर पहुंच गई जब उन्हें पता चला कि उस मौके पर डेविल फ्रूट प्राइजेस रखे गए हैं। कुछ ग्लोबल नोबल्स और उनके स्लेव्स पर पायरेट रॉक्स ने हमला कर दिया, इसलिए गार्प ने गोल्डी रॉजर के साथ अलायंस किया उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद एक फाइट हुई जिसने नोटोरियस रॉक्स क्रू को डिफीट कर दिया। लेकिन आखिरकार क्या वजह थी कि किसी ने गॉड वैली में एक चेस्ट के अंदर एक बच्चे को छुपा दिया? शैंक्स गॉड वैली में क्यों था? क्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ने वहां रखा था? अगर हाँ, तो उसे किससे प्रोटेक्ट करना था? आइए 8 साल आगे बढ़ते हैं। अब गोल्ड वैली से 8 साल बाद यानी 30 साल पहले हमें बगी और शैंक्स दोनों 9 साल के बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं। ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं एक और आर्टिकल व्हाइट बियर्ड पर, और हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। वो वानो का समुराई अभी क्रू में शामिल हुआ है, वो तो पूरा पागल लगता है। ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें दोनों यंग पायरेट्स का टाइमलाइन में सही प्लेसमेंट देता है। बगी पहले से ही रॉजर की क्रू में था और शैंक्स के पास पहले से ही वो आइकॉनिक हेड थी। अब हमें ये नहीं पता कि रॉजर ने शैंक्स को ये टोपी कब दी, और न ही ये कि बगी रॉजर की क्रू में कब शामिल हुआ। लेकिन दोनों बच्चे सिर्फ 9 साल के थे, यानी बगी भी बहुत छोटी उम्र में रॉजर की शिप में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि इससे बगी की गॉड वैली से कनेक्शन की थ्योरी को सपोर्ट मिल सकता है, और इसी वजह से बगी के रॉक्स का बेटा होने की जो थ्योरीज है वो भी काफ़ी पॉपुलर हो गई। हालांकि इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, लेकिन ये एक मज़ेदार थ्योरी है। मैं इसी तरह का एक वीडियो बगी पर भी बनाऊंगा जिसमें हम इस थ्योरी पर डिटेल में बात करेंगे। अब जब बगी की बात हो रही है तो आइए एक फ्लैशबैक देखते हैं बगी और शैंक्स का। ये घटना लगभग 30 से 11 साल पहले की है क्योंकि बगी ने अपनी डेविल फ्रूट बारबरमी एडवार बैटल से पहले खा ली थी, और ये बैटल कोई 7 साल पहले हुई थी। शैंक्स और बगी लगभग 7 साल के थे, लेकिन ओडा ने उन्हें ज़्यादा बड़े दिखाया क्योंकि तब उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि 30 साल बाद ये कहानी इतनी डिटेल में जाएगी। बगी और शैंक्स की क्लासिक बहस, नॉर्थ पोल वर्सेस साउथ पोल। दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं। बगी कहता है इट्स द नॉर्थ पोल, शैंक्स जवाब देता है नो द साउथ पोल। ये सिर्फ एक बार की बहस नहीं थी बल्कि बार बार रिपीट हुई। जब रॉजर की क्रू वाटर 7 में टॉम द कारपेंटर के पास वापस जाती है तब भी यही बहस होती है। रेली बीच में आता है और कहता है
बस करो। तुम दोनों हमेशा इस बात पर लड़ते रहते हो कि नॉर्थ पोल ठंडा है या साउथ पोल। अगर सच में जानना है तो खुद जाकर दोनों जगह देखा आओ और अब शांति से रहो। इससे पता चलता है कि शैंक्स और बगी की बहस उनके पूरे बचपन में चलती रही। शैंक्स और बगी अलग अलग रास्ते। फिर हम देखते हैं कि शैंक्स और बगी इस बारे में बात कर रहे हैं कि वे रॉजर की शिप छोड़ने के बाद क्या करेंगे। शैंक्स कहता है, हाँ मैं अपनी खुद की एक शिप चाहता हूँ। जब मेरे पास होगी मैं पूरी दुनिया हूँगा। जाहिर सी बात है, एक पायलट की तरह। तू अच्छा फाइटर है लेकिन तेरा दिमाग बहुत सॉफ्ट है। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुझे अपनी क्रू में बुलाता। शैंक साफ मना कर देता है, हम अलग सोचते हैं, हमें अलग अलग रास्तों पर जाना चाहिए। पायलट बनना मतलब है अपनी खुद की राह चुनना। बगी गुस्से में कहता है, तू असली पायलट नहीं है, तुझे कुछ समझ नहीं आता। असली खजाना कुछ और होता है। बगी की डेविल फ्रूट खा लिया। बगी गलती से 12-12 नोमी खा लेता है, जिससे वह सामान्य इंसान से सुपरह्यूमन बन जाता है, यानी एक सडन स्प्लिटिंग, राइट। इसके बाद शैंक्स उसकी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदता है क्योंकि बगी अब तैर नहीं सकता था। बगी और शैंक्स, क्या उनका अतीत उनके अंदर है? मुझे ये सोचकर मजा आता है कि बगी के अंदर रॉक्स्टी ज़िबेक की इविल नेचर हो सकती है और शैंक्स के अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन्स की मलिशियस ब्लड लाइन। लेकिन चूंकि दोनों रॉजर की क्रू में बड़े हुए, इसलिए उन्होंने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा और जिया। यहीं से ये कनेक्ट होता है रॉजर और गार्प की जेल वाली बातचीत से, जहां रॉजर कहता है एक बच्चे को उसके माता पिता के गुनाहों के लिए दोष नहीं देना चाहिए। रॉजर की क्रू में 2 बच्चे थे, एक जो शायद रॉक्स्टी ज़ेबेक का बेटा था बगी, और दूसरा जो एक एक्स सेलेस्टियल ड्रैगन था। फिर भी उन्होंने रॉजर के अंदर एक अलग जिंदगी सीखी। मुझे ये कनेक्शन बहुत पसंद आता है। इस 3 साल पहले बफ एडवार, ये एक बहुत ही अहम घटना है क्योंकि इसमें हम बगी को रोते हुए देखते हैं। कैप्टन रॉजर, our lives are more important, just do as the golden lion chide per tempo। मतलब कैप्टन रॉजर, हमारी जान ज्यादा जरूरी है, बस वही करो जो गोल्डन लायन समय पर कह रहा है। दूसरी तरफ शैंक्स कहता है, तुम मर नहीं सकते, चाहे तुम्हें कितनी भी बार चाकू मारा जाए तो फिर तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? बगी गुस्से में जवाब देता है, मुझे हर तरह की कमजोरियां है। इसके बाद वो क्रॉकस से पूछता है, कैप्टन कैसे हैं? उन्हें लड़ना नहीं चाहिए है ना? बतौर डॉक्टर उन्हें कहो कि वे ऐसा न करें। लेकिन क्रोकस, जो सिर्फ 1 साल पहले रॉजर की क्रू में शामिल हुए थे, जवाब देते हैं कि कैप्टन बिल्कुल ठीक है। अब इस पूरे सीन में हमें एक 12 साल का शैंक्स और बगी दिखता है, जो अपनी उम्र से काफी ज्यादा मैच्योर नजर आते हैं। शैंक्स इस बात को भी अंडरलाइन करता है कि अब जब तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर तुम लड़ते हो तो वे तुम्हें काट देंगे। तो यहाँ पर 12-12 नोमी फल खाने की घटना बिल्कुल इस लड़ाई से पहले हुई होगी। इसका मतलब ये घटना लगभग 1 साल पहले घटी होगी। इसलिए हम पूरी तरह से इस फ्लैशबैक को पहले के घटनाक्रमों से जोड़ सकते हैं और इसकी सही टाइमलाइन को लगभग तय कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जबकि 6 साल पहले, जब शैंक्स और बगी सिर्फ 10 साल के थे, रॉजर की क्रू और न्यूगेट की क्रू के बीच 4 दिनों तक चलने वाली एक बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें रॉजर के पायरेट्स ने ओडिन को अपनी क्रू में शामिल किया था। उसी लड़ाई में बगी, शैंक्स और टीच की पहली मुलाकात भी हुई। बगी शैंक्स से कहता है, देखो उस बंदे को विद द हैट शैंक्स, मैंने सुना है कि उस बंदे ने सीज फायर के दौरान, चाहे कल रात हो या उससे पहले, एक भी पल अपनी आंख बंद नहीं की। लोग कहते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नींद नहीं ली। फिर वह जोर से बोलता है, क्या ये मुमकिन है? क्या लड़का इतना लकी है? शर्त है कि उसकी जिंदगी दोगुना ज्यादा मजेदार रही होगी। और फिर जोड़ता है, लेकिन यही बात नहीं है, समझ रहे हो, वो एक मॉन्स्टर है। ये सीन दिखाता है कि ये पहली बार मिले और बाद में ये दोनों एक दूसरे के कड़े राइवल्स बन जाते हैं। साथ ही शैंक्स और टीच के बीच भी, शायद इसलिए कि डी उन गॉड्स के नेचुरल एनिमीज का संकेत देता है, कौन जाने। इसके बाद ओडिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रॉजर की क्रू में शामिल हो जाता है और उसे पता चलता है कि इनुआराशी और नेकोमामुशी भी उसके पीछे शिप पर चढ़ गए हैं। फिर वे सब लैफ्टेल की ओर अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस दौरान शैंक्स स्काईपाया पहुंचते हैं, जहां वह क्लियरली द गोल्डन बेल देखते हैं, जो जायंट जैक के ऊपर टंगा हुआ है। उसके बाद क्रू स्काईपाया से उतरकर वाटर 7 लौट आती है और वहां हम देखते हैं कि बगी और शैंक्स टॉम को गले लगाते हैं, जैसे कि वे उसे बहुत समय से जानते हों। उस सीन के 30 साल पहले की उस सीन में जब बगी था, तब से ही दी ओरो जैक्सन मौजूद था। यह साफ संकेत है कि क्रू ने टॉम से काफी पहले मुलाकात कर ली थी और वे उसे पहले से ही जानते थे। इसलिए मैंने लगभग पुष्टि कर दी है कि बगी रॉजर के साथ इस सीन से पहले ही काफी समय से था। स्पष्ट रूप से शैंक्स को टोकी, मोमोनोसुके, हियोरी, नेकोमामुशी और इनुआराशी से मिलने का भी मौका मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी शैंक्स को बिल्कुल पता है कि जू का रोड पोनेग्लिफ कहाँ है, जैसे कि वह बिग मॉम के पोनेग्लिफ के बारे में भी जानता था। रॉजर के मुताबिक उसने उसे बिग मॉम से लिया था और उसे वानो और फिशमैन आइलैंड के पोनेग्लिफ के बारे में भी जानकारी थी। इसलिए द रेड, शायद शैंक्स संभावित रूप से सभी 4 रोड पोनेग्लिफ्स के स्थान को जानता है। अब एक रोड पोनेग्लिफ जो पहले फिशमैन आइलैंड पर था,
गायब हो चुका है और वह द मैन विद द बर्न स्कार के पास है, और इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। 25 साल पहले लैफ्टेल के एकदम करीब शैंक्स जमीन पर रुकने का फैसला करता है क्योंकि बगी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह कहता है, अगर हमें वहां जाना ही है तो किसी दिन अपनी खुद की जहाज से चलेंगे। इस तरह रेड हेयर्ड लैफ्टेल जाने का छोड़ देता है और कहता है, चिंता मत करो, जब मैं एक महान समुद्री डाकू बनूंगा, अगर मेरा मन हुआ तो मैं वहां जाऊंगा। लेकिन तब से ऐसा लगता है कि वह कभी वापस वहां नहीं गया। जब रॉजर लैफ्टेल से लौटता है तो हमें एक प्रसिद्ध सीन दिखता है। शैंक्स अपने कैप्टन के सामने रो रहा है। शायद शैंक्स ने रॉजर से कुछ ऐसा पूछा जो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। शायद उसने पूछा कि क्या रॉजर ने अपना सपना पूरा कर लिया, वह सपना जो दुनिया घूमने से कहीं ज्यादा बड़ा था। या फिर शायद उसने पूछा कि क्या रॉजर को अपनी बीमारी का कोई चमत्कारी इलाज मिल गया। यह रोना एक बेटे के रोने जैसा हो सकता है जिसने ये समझ लिया हो कि उसका पिता रॉजर जल्द ही बीमारी के कारण दुनिया छोड़ देगा। रॉजर की नकारात्मक प्रतिक्रिया पर यह हो सकता है कि शैंक्स ने रोते हुए अपने कैप्टन के सपने को अपने कंधों पर उठा लिया ताकि एक दिन रॉजर भी परलोक से ये कह सके कि उसका सपना पूरा हो गया। हालांकि ये सब केवल अटकलें हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर हमें एक और सीन देखने को मिलता है। बगी और शैंक्स ओडिन की मदद करना चाहते हैं ताकि वह वानों के दरवाजे खोल सके। ओडिन से कहते हैं, अगर तुम्हें जरूरत हो तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं ओडिन। शैंक्स कहता है, बेवकूफ मत बनो, तुम उसे नीचे गिरा दोगे। लेकिन सच में ओडिन, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बस कहो। ओडिन जवाब देता है कि वह अपने देश वानों लौटेगा, न सिर्फ शोगुन बनने के लिए बल्कि इसलिए ताकि वानों के दरवाजे फिर से खोले जा सकें जब जॉय बॉय वापस आए। यह सीन हमें कंफर्म करता है कि शैंक्स और बगी सब कुछ जानते हैं। उन्हें जॉय बॉय के बारे में पता है, वानों के बंद दरवाजों का सच मालूम है, प्लूटोन के अस्तित्व की जानकारी है क्योंकि ओडिन जानता था कि प्लूट वानों के नीचे छिपा हुआ था। ये सब कुछ समझते हैं। उन्हें डेविल फ्रूट्स और उनके महत्व भी अंदाजा है। हैरानी की बात यह है कि बगी ने कभी लफी के गोमू गोमू नो मी को इससे जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन शैंक्स को पूरा सच पता था। हमें यह पहले ही दिखाया जा चुका है। इसलिए जब वे जानते थे कि वानों में क्या होने वाला है तो उन्होंने ओडिन से पूछा कि क्या वे उसकी मदद कर सकते हैं। यहीं पर शैंक्स और बगी की रॉजर से आखिरी मुलाकात होती है। रॉजर सबसे पहले व्हाइट बियर्ड से मिलने जाता है, ओडिन के बारे में बताने और डी के रहस्य पर बात करने के लिए। फिर वह बेटरिला जाता है जहां उसकी रूज से आखिरी बार मुलाकात होती है और जल्द ही एस जम लेता है। इसके बाद वे ओडिन को वानों वापस छोड़ देते हैं और वहां से उनकी यात्राएं अलग अलग रास्तों पर बढ़ती हैं और अगले साल लॉग टाउन में रॉजर की फांसी होती है। शैंक्स अपने चेहरे को छुपाता है क्योंकि ओडा कभी नहीं दिखाना चाहता था कि टीच ने उसे कब और कैसे जख्मी किया। बगी के फ्लैशबैक में रॉजर की फांसी के दिन हम उसे और शैंक्स को आपस में बहस करते हुए देखते हैं। बगी गुस्से में चिल्लाता है, तुमने खुद कहा था, है ना शैंक्स? तुमने कहा था कि एक दिन तुम्हारी क्रू भी लैफ्टेल तक पहुंचेगी। शैंक्स शांति से जवाब देता है, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है, कम से कम अभी के लिए। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं अभी भी एक पायरेट रहूंगा। बगी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? बगी गुस्से में इनकार करता है, मैं तुम्हारे नीचे काम नहीं करूंगा, बेवकूफ, कायर। और यही से फिर एक बार वह पुराना सवाल खड़ा होता है। जब रॉजर लैफ्टेल से वापस आया तब शैंक्स रो रहा था। रॉजर ने शैंक्स से क्या कहा था? क्यों शैंक्स इतना भावुक हो गया? क्या उन शब्दों ने शैंक्स को अंदर से रोक दिया जिससे उसने कभी लैफ्टेल जाने की कोशिश नहीं की? यही सब सोचते हुए बगी और शैंक्स के बीच झगड़ा होता है क्योंकि वे लैफ्टेल तक साथ जाने वाले थे। यह वही बात है जिससे शैंक्स का असली लक्ष्य जुड़ा है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। 84 साल पहले शैंक्स और बगी अलग हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। जब तक मरीनफोर्ड वॉर नहीं होती तो 7 साल पहले और 99 साल पहले के बीच हम जानते हैं कि शैंक्स ने अपनी क्रू को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। हमें चैप्टर 0 में दिखेगा कि शैंक्स ने यसॉप को रिक्रूट किया था। यह 2 साल पहले हुआ था, यानी रॉजर की मौत के 2 साल बाद। इस पैनल में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है क्योंकि हम देखते हैं कि एक जहाज जैसा कुछ आ रहा है और जब शैंक्स सब तक पहुंचते हैं तो वह एक स्कियालुपा पर आते हैं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यसॉप को अपनी क्रू में रिक्रूट करने वाले पहले साथी के रूप में माना जाए। साथ ही ये तथ्य कि शिरोप लोगटाउन के पास पहुंचते हैं हमें ये इशारा देता है कि शैंक्स ने ईस्ट ब्लू में काफी समय तक नेविगेट किया होगा, पर ऐसा लगता है कि वह पहले एक बड़ी जहाज के साथ आता है और फिर यसॉप को एक छोटी स्कियालुपा से पकड़ता है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि जहाज पर पहले से ही की क्रू के अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे। चलो देखते हैं वह पल जब 99 साल पहले शैंक्स की पूरी क्रू ने एक हमला करते हुए एक तिजोरी चेस्ट पाई। उस तिजोरी में एक बच्ची छिपी हुई थी। बच्ची के बारे में बात करने से पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि 99 साल पहले शैंक्स के चेहरे पर अभी कोई स्कार नहीं था।
ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम समझ सकें कि वह घटना जब टीच ने उसे घायल किया था कब हुई थी। उस तिजोरी में 2 साल की छोटी यूता मौजूद थी। इसे देखकर शैंक्स को याद आता है कि 38 साल पहले रॉजर पायरेट्स ने भी इसी तरह से एक शिशु के रूप में उसे पाया था। शैंक्स ने इस एनकाउंटर को फेट समझा और तय किया कि वह ऊता को अपनी बेटी की तरह पालेगा। बचपन में ऊता अक्सर रोती थी, जिसके कारण पूरी क्रू की राग जाती थी। जब शैंक्स कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए लुllaby गा रही थी। इसी वजह से जब भी ऊता परेशान होती, क्रू एक साथ मिलकर उसके लिए गाना गाते, जिससे वह बहुत खुश हो जाती। यहाँ हम ऊता की कुछ और सीन्स देखते हैं। ऊता थोड़ी बड़ी दिख रही है, शायद अगला साल हो सकता है। ये वे सीन्स हैं जिन्हें ओडा ने मांगा में फिल्म के प्रीव्यूज के तौर पर डाला है। और नोटवर्दी बात यह है कि अपने 3 सबसे प्रसिद्ध अधिकारियों के अलावा शैंक्स का चेहरा अभी भी स्कार फ्री है। इन पैनल्स में यह दर्शाया गया है कि वह स्कार जो टीच ने उसे दिया था वास्तव में उसी इमेज के बीच में आता है, यानी लगभग 12 साल पहले से 53 साल पहले के बीच, जब उसने उस तिजोरी में छुपा हुआ गॉम गॉम फ्रूट पाया था। तो हुआ क्या, 63 साल पहले शैंक्स की क्रू ने CP9 की उस शिप पर हमला किया जिसमें एक ट्रेजर चेस्ट था। इसी चेस्ट के अंदर छिपा था गोमू गोमू नो मी, जो अब हमें पता है कि असल में एक मिथोलॉजिकल जोन फल है, हितो हितो नो मी मॉडल निका। शैंक्स शिप पर हमला क्यों किया, इसका असली कारण अभी तक नहीं पता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। शायद उसने अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए पता लगा लिया था कि ये वही फल है जो किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए रखा गया था। हो सकता है कि ये रॉजर के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी था, इसलिए उसने इस फल को चुरा लिया और इसी वजह से हुज हू को कैद कर लिया गया। फिर हम एनिमे में एक और सीन देखते हैं जो इस पजल को और साफ करता है। इसमें शैंक्स के हाथ में वही ट्रेजर चेस्ट है और ऊता उससे पूछती है कि क्या ये उसके लिए है, लेकिन शैंक्स जवाब देता है, नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इस समय तक शैंक्स के चेहरे पर टीच द्वारा दिया गया निशान आ चुका है। अब हम 13 साल पहले के उस ऐतिहासिक पल पर पहुंचते हैं जब शैंक्स पहली बार फुशा विलेज पहुंचता है। वह अपनी शिप से उतरता है और पहली बार लफी से मिलता है। यही वह पल है जब रेड हेयर्ड पायरेट्स इस गांव में 1 साल तक आते जाते रहते हैं। शैंक्स के आने से लेकर उसके जाने तक पूरा 1 साल बीत जाता है और इसी 1 साल के दौरान रेड हेयर्ड पायरेट्स अपनी यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे। लफी कई बार उनके साथ जहाज पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊता उसे पटकर वापस भेज देती है। इसी दौरान शैंक्स अपनी यात्रा के दौरान एलेगिया आइलैंड पहुंचता है। वहां वह ऊता को गायन कला में प्रशिक्षित होने का मौका देता है और उसे गोर्डन नाम के एक व्यक्ति के अधीन ट्रेनिंग के लिए छोड़ देता है। जल्द ही एलेगिया के लोग ऊता को एक गायन प्रतिभा के रूप में पहचान लेते हैं और उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है। लेकिन इस द्वीप में मौजूद म्यूजमिका नाम का एक दानव भी ऊता की आवाज को पहचान लेता है। इसी वजह से उस दानव को सील करने वाले शीट म्यूजिक किसी तरह ऊता के हाथ लग जाते हैं। बिना ये जाने कि ये कितना खतरनाक है, ऊता इस गीत को गाने लगती है और जैसे ही वह इसे पूरा गाती है तो म्यूजिका की मुहर टूट जाती है और वह राक्षस आज़ाद हो जाता है। ये दानव पूरी एलेगिया आइलैंड को बाकर देता है और वहाँ के सभी लोगों का सफाया कर देता है, लेकिन शैंक्स उसे रोकने में सफल रहता है। इसके बाद वह ऊता को उसके अपराधबोध से बचाने के लिए खुद पर सारी जिम्मेदारी ले लेता है, बिना ऊता को बताए। तो वह ऊता को वहाँ छोड़ देता है और सारी दुनिया के सामने एलेगिया को नष्ट करने की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। फिर वह इस द्वीप से जितना धन, खजाना और अन्य मूल्यवान चीजें मिल सकती थी, सब लेकर चला जाता है। यही कारण है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इस विनाश के लिए शैंक्स को दोषी ठहराता है। यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और शैंक्स का नाम अखबारों में सुर्खियों में छा जाता है। इस घटना के बाद शैंक्स को सीज़ फॉर द सीजन 1.04 बिलियन बेरी की इनामी रम बाउंटी दी जाती है। अब हमें पता है कि जब वह फुशा विलेज में लफी से मिलने वापस आया तो उसकी इनामी राशि 1.04 अरब बेरी थी और यहीं से रोमांस डॉन की कहानी शुरू होती है। पहले अध्याय में बताया जाता है कि एक जहाज यहाँ लगभग 1 साल से आ जा रहा था, इसलिए हमें पता चलता है कि शैंक्स की टीम इस जगह पर काफी समय से रुक रुक कर आ रही थी। फिर से शैंक्स और लफी के बीच मस्ती शुरू होती है। लफी अपने चेहरे पर खुद एक चोट लगा लेता है और शैंक्स से कहता है कि अगली बार उसे अपने साथ ले चले, क्योंकि वह भी समुद्री डाकू बनना चाहता है। लेकिन शैंक्स उसे टालते हुए कहता है कि तू कभी समुद्री डाकू नहीं बन सकता, क्योंकि अगर तू पानी में गिरा तो तोप के गोले की तरह सीधा डूब जाएगा। लफी गुस्से में जवाब देता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तैर नहीं सकता, बस पानी में गिरने से बचना होगा। और वह खुद को एक शक्तिशाली योद्धा बताता है, कहता है कि वह हमेशा कड़ी ट्रेनिंग करता है और उसकी मुक्केबाजी बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन शैंक्स हंसकर इसे हल्के में लेता है, जिससे लफी और ज्यादा नाराज हो जाता है। लफी गुस्से में पूछता है, तुम मुझे क्यों नहीं मानते? यहीं पर हमें यह पता चलता है कि ही वह शख्स था जिसने लफी को गोल्ड रोजर के बारे में बताया था। उसी ने रोजर की कहानी सुनाई थी, उसकी महानता के बारे में समझाया था। शैंक्स बताता है कि वे 1 साल से इस गांव में आ जा रहे हैं
और अब बस 2-3 और यात्राएं करने के बाद वे हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। तभी एक दिन एक आदमी अपने साथियों के साथ गांव की सराय में घुसता है। वह खुद को डिकैंडेड बताता है और कहता है कि मैं इस जगह को लूटने नहीं आया, लेकिन मुझे जेट बैरल साके अराब चाहिए। सराय की मालकिन उसे बताती है कि सारा साके खत्म हो चुका है क्योंकि गांव के बाकी लोगों ने पहले ही पी लिया था। यह सुनकर वह डकैत हैरान रह जाता है कि सब लोग शराब पीकर बैठे हैं। अपनी मस्ती भरी स्टाइल में मुस्कुराकर माफी मांगता है और कहता है कि हमने ही सब पी लिया। फिर वह अपनी आखिरी बची हुई बोतल उसकी तरफ बढ़ाता है। हालांकि उस आदमी ने गुस्से में आकर हिंसक प्रतिक्रिया दी। उसने बोतल को मुक्के से तोड़ दिया, उसकी शराब शैंक्स पर उंडेल दी और उसे अपमानित करने लगा। फिर उसने अपना पुराना इनामी पोस्टर दिखाया जिसमें 8,000 बेरी की इनामी राशि लिखी थी और घमंड से कहा, मैं एक खतरनाक अपराधी हूं, मैंने 86 लोगों को मार डाला है। लेकिन शैंक्स ने किसी भी तरह की गुस्से वाली प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वह शांत भाव से झुका और टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठाने लगा। फिर उसने मकीनों से एक कपड़ा मांगा ताकि वह गिरी हुई शराब को साफ कर सके। उधर हिगुमा ने अपनी तलवार निकाली और मस्ती में बार के गिलास और बोतलें तोड़ने लगा। कुछ देर बाद डकैत हंसते हुए वहां से चला गया। मकीनो घबरा गई और शैंक्स से पूछा, क्या आपको चोट लगी? शैंक्स ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बात को टाल दिया। उसकी पूरी टीम हंसने लगी मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रूफी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने शैंक्स को डांटते हुए कहा, तुमने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, तुम कायर हो, ऐसे आदमी को समुद्री डाकू कहने का कोई हक नहीं। शैंक्स ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह सिर्फ साके था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। उसका हाथ पकड़ लिया और तभी कुछ अजीब हुआ। उसका हाथ अचानक खींचने लगा, लंबा और लचीला। फिर लकी लू चौंकते हुए बोला, अरे हमारे जहाज पर रखा गुमुमू का फल अब नहीं है। इसके बाद उसने रूफी को एक तस्वीर दिखाई जिसमें यह साबित हो गया कि उसने गलती से वह फल खा लिया था। चौंकते हुए चिल्लाता है, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या खा लिया रूफी? ये डेविल फ्रूट था। वह समझाता है कि यह फल उसे रबर का आदमी बना देगा, लेकिन हमेशा के लिए पानी में तैरने की ताकत छीन लेगा। फिर वह गुस्से में कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो। शैंक्स की चिंता असली थी। उसने कभी नहीं चाहा था कि रूफी ये फल खा ले, या फिर शायद उसने जानबूझकर वह चेस्ट वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जोन फ्रूट्स की अपनी एक इच्छा शक्ति होती है। पर मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्योंकि रूफी ने उसी साल शैंक्स को अपना असली सपना बताया था, वही सपना जिसे हम आज तक नहीं जानते। और जब शैंक्स ने यह सपना सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि वही सपना कभी रॉजर ने शैंक्स को बताया था। तो क्या शैंक्स ने किस्मत आजमाने के लिए ही वह गोमू गोमू नोमी वहीं छोड़ा था? क्या यह सच में रूफी को मिलने के लिए ही लिखा था? क्योंकि जोन फ्रूट्स में इच्छा होती है, शायद यह फल खुद चाहता था कि उसे रूफी खा ले, लेकिन शैंक्स खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह संयोग था या योजना। पर फिर हुआ वह जिसे कोई नहीं भूल सकता। जब हिगुमा ने रूफी को समुद्र में फेंक दिया, तब शैंक्स ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसने अब कुर्बान कर दिया रूफी की रक्षा के लिए। और फिर उसने कहा, मैंने इस हाथ को एक नई युग पर दांव लगाया है। पर यह नया युग क्या है? क्या यह रूफी का युग है या सिर्फ नए पायरेट्स का दौर है? नहीं, शैंक्स का असली दांव वह युग है जो रूफी, रॉजर, जॉय बॉय और निका सब मिलकर इस दुनिया के लिए चाहते थे। शैंक्स के लिए अब जाने का समय आ गया था। रूफी ने पूछा, तो क्या तुम इस गांव में फिर कभी नहीं लौटोगे? शैंक मुस्कुराया, बिल्कुल सही, हमने इस पोर्ट को बेस की तरह बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया, शायद बहुत ज्यादा। फिर उसने पूछा, तुम उदास हो? सिर झुकाकर बोला, हाँ मैं उदास हूं, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद एक पायरेट बनूंगा। यह सुनकर शैंक्स हंस पड़ा, अरे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम अभी बहुत छोटे हो, कोई तरीका नहीं है जिससे तुम पायरेट बन सको। लेकिन रूफी गुस्से में चिल्लाया, मैं पायरेट बनूंगा, एक दिन मेरी खुद की नाव होगी, मेरा क्रू तुम्हारे क्रू से भी बेहतर होगा और हम दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हासिल करेंगे। मैं बनूंगा पायरेट किंग। उसकी तरफ देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो तुम हमसे भी बेहतर बनोगे, हाँ? फिर उसने अपना हाथ अपनी टोपी की तरफ बढ़ाया, वह टोपी जो कभी रॉजर की थी, वह टोपी जो उसके लिए सबसे कीमती थी, और उसने वह टोपी रूफी के सिर पर रख दी। एक काम करोगे मेरे लिए, इस टोपी को मेरे लिए संभाल कर रखना। रूफी उसे देखता रहा और शैंक्स ने उसकी आंखों में देखा, ये टोपी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, वादा करो एक दिन जब तुम महान पायरेट बन जाओगे तब ये मुझे लौटाओगे। फिर उसने रूफी की तरफ देखा। बेन बोला, ये बच्चा जरूर कोई बड़ा आदमी बनेगा। और उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। ये सीधी बात लग सकती है, लेकिन शायद शैंक्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं था।
शायद उसने भी बचपन में बड़े सपने देखे थे, शायद उसकी भी कभी वही एम्बिशंस थी, या शायद वह भी किसी बड़े पायरेट की लेगेसी का हिस्सा था। पर जो भी हो, अब उसकी टोपी रूफी के पास थी। और इसी के साथ शैंक्स ने नए पायरेट किंग के लिए बीज बो दिए थे। फूशा से निकलकर शैंक्स ग्रैंड लाइन में वापस जाता है और सबाउरी पर पहुंचता है, जहां उसे रॉजर की क्रू के पूर्व वाइस कैप्टन रेली से फिर से मिलने का मौका मिलता है। शैंक्स कहते हैं, मिस्टर रेली, आई वॉज सो सरप्राइज्ड। ईस्ट ब्लू में एक बच्चा भी है जो कैप्टन रॉजर के वही शब्द बोलता है, उन्हीं शब्दों को जो कैप्टन ने कभी कहे थे। इससे उस अजीब बच्चे के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है जिसने रॉजर के सपने की बातें दोहराई। अब हम फिर शैंक्स के उद्देश्य की बात पर लौटते हैं, क्योंकि रॉजर का सपना केवल आखिरी द्वीप तक पहुंचना नहीं था। हमें पता है कि आखिरी द्वीप पर दुनिया का चक्कर लगाने का सपना था, जिससे सभी पायरेट्स में सबसे बेहतरीन पायरेट्स बन जाएंगे। और वही बात, वह सपना जो रॉजर ने रूफी के साथ साझा किया था, एक सपना में सपना जैसा। शायद शैंक्स की भी यही इच्छा है कि रॉजर का सपना पूरा हो जाए और उसे लफी में देखा जाए। जब शैंक्स ने देखा कि लफी भी कैप्टन के वही शब्द दोहराता है, तो उसने उस थोड़े थोड़े रोने वाले पर दिल में बड़े सपने वाले बच्चे में निवेश करने का फैसला किया। असल में कैप्टन की टोपी लफी को देने का ये जेस्चर और ये वादा कि जब लफी एक दिन बड़ा पायरेट बनेगा तब वह टोपी वापस लौटाएगा, ना सिर्फ एक प्रॉमिस और फैक्ट है, बल्कि ये मानो उस टोपी के जरिए रॉजर का सपना लफी में वापस लौट आया हो। वो टोपी जो कभी कैप्टन रॉजर की थी, अब सही व्यक्ति के पास लौट आई है, जिसके पास वही कैप्टन का सपना बसा है। इसलिए शैंक्स का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रॉजर का सपना और उसके साथ लफी का सपना भी साकार हो जाए। अब सवाल ये उठता है, रॉजर का सपना क्या हो सकता है? शैंक्स अक्सर न्यू एरा शब्द का उपयोग करता है, और मुझे लगता है कि शैंक्स का दांव यही है कि एक नई इरा का उदय हो, एक ऐसा युग जिसे रॉजर, जॉय बॉय, नीका और लफी सभी ने मिलकर चाहा था। हम ये भी जानते हैं कि उसी समय के आसपास उसने मीहॉक को भी यही कहानी सुनाई थी। 6 साल पहले शैंक्स ने लोकी को हराया और उसे वापस एल्बाफ ले गया। और क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि उसी साल शैंक्स को एम्परर का टाइटल मिला? तो फूशा के इवेंट्स के 6 साल बाद शैंक्स समुद्रों का सम्राट, एम्परर ऑफ द सीज बनने में सफल रहा। हमें बताया जाता है कि 6 साल से एम्परर क्लास का मेंबर है, चारों एम्परर्स में सबसे यंग, लेकिन अपनी क्रू के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर। बैकमैन, रूक्स, यसॉप उसकी क्रू के साथ ही बहुत ही मशहूर, और उनकी एवरेज बाउंटी भी हाई है और उनके क्रू का सबसे अच्छा बैलेंस है किसी भी और पायरेट क्रू के मुकाबले। यहाँ कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है, हर कोई स्ट्रॉन्ग है और अपने मिशन में डेडिकेटेड है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शैंक्स की क्रू में सोर्ड के कोई भी अंडरकवर मरीन इन्फिल्ट्रेटर मौजूद नहीं है, क्योंकि सोर्ड के लोग अलग अलग पायरेट क्रूज में छिपकर इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लेकिन शैंक्स के क्रू में ऐसा कोई नहीं लगता। अब शैंक्स की करंट बाउंटी 4,048,900 बेरी है, लेकिन ये 6 साल पहले भी ऐसी थी या नहीं, ये हम नहीं जानते। ये संभव है कि इन वर्षों में उसकी बाउंटी और बड़ी हो। करीब 6,000 साल पहले एस और उसका एक ही मकसद होता है, शैंक्स को ढूंढना और उससे मिलना। ये जानकारी हमें एस की नॉवल से मिलती है, जो रॉजर के बेटे की कहानी को और डिटेल में एक्सप्लेन करती है। एस कहता है कि चारों सम्राटों में सबसे मुश्किल ढूंढना शैंक्स को होता है, लेकिन आखिरकार वह उसे एक ठंडी द्वीप की एक गुफा केव में ढूंढ लेता है, जहां शैंक्स अपनी क्रू के साथ जश्न मना रहा होता है। एस शैंक्स के सामने आता है और शैंक्स पहले थोड़ा कॉशियस होता है। तुम यहाँ क्या चाहते हो? बस मुझसे मिलने आए हो? तब एस खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वह लफी का बड़ा भाई है और मकीनो का भी दोस्त है, जिसने उसे बचपन में अच्छे मैनर्स सिखाए थे। ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। तो तुम लफी के भाई हो? मुझे पता नहीं था कि उसका कोई भाई भी है। फिर वे साथ में जश्न मनाते हैं और बातचीत करते हैं। एस शैंक्स को बता दी, डाकुओं का राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ दुनिया भर में अपनी पहचान बनाना है, और इसके लिए मैं दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों को हराऊंगा। 4 सम्राट्स, 7 समुद्रों के शासक, 7 वॉर्लर्स ऑफ द सी, और यहाँ तक कि स्वर्गीय ड्रैगन्स को भी। एस बताता है कि उसका असली लक्ष्य न्यूगेट व्हाइटबियर्ड को हराना है, इसलिए शैंक्स में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वह लफी का दोस्त है। बातचीत के दौरान एस शैंक्स से उसके चेहरे पर बनी गहरी चोट वह हैरान रह जाता है जब शैंक्स बताता है कि ये चोट व्हाइटबियर्ड की क्रू के एक मामूली सदस्य ने दी थी। तो करीब 4 साल पहले हमें पता चलता है कि मार्शल डी टीच यानी ब्लैकबियर्ड अभी भी व्हाइटबियर्ड की क्रू में था। हम जानते हैं कि टीच ने 10 साल तक व्हाइटबियर्ड की क्रू में रहते हुए अपना नाम नहीं बनाया। जब एस और शैंक्स की बात होती है तो शैंक्स की क्रू भी हैरान हो जाती है, क्योंकि शैंक्स कभी भी अपनी उस गहरी चोट के बारे में बात नहीं करता। शैंक्स खुद कहता है, मुझे नहीं पता कि ने ये छोड़ दी थी, वह आजकल क्या कर रहा है, लेकिन इन दिनों ये घाव दर्द नहीं कर रहा है। यानी जब भी टीच कुछ बड़ा करता है, शैंक्स को अपनी चोट महसूस होती है, जैसे कि वह उसे चेतावनी दे रही हो। इसके बाद गिक एस की क्रू वहां से चली जाती है और शैंक्स अपने वाइस कैप्टन बैकमैन से बातचीत करता है। शैंक्स कहता है,
मैंने एस की एम्बिशन तभी महसूस कर ली थी जब वह कोस्ट पर था। ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक जलता हुआ आग फायर है। बैकमैन जवाब देता है, हाँ सच में, जब वह आया था तब बर्फ स्नो पिघल गई थी और अब जब वह चला गया तो फिर से बर्फ गिरने लगी। शैंक्स फिर बैकमैन से पूछता है, तुम्हें एस के बारे में क्या लगता है? वह जितना दिखता है उससे ज्यादा नाइव है। वह एक पायरेट से ज्यादा एक फाइटर लगता है। अगर वह सच में इस दुनिया को बदलना चाहता था तो उसे रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन नहीं चाहिए थी। इस रास्ते पर वह कभी भी एक बड़ी फ्लीट का लीडर नहीं बन पाएगा। बैकमैन और आगे कहता है कि एस को 7 वॉर्डर्स ऑफ द सी बनने का ऑफर नहीं मिलना चाहिए था। सरकार ने उसे K मिलियन की इतनी बड़ी बाउंटी क्यों दी? शैंक्स जवाब देता है, एस ने कहा कि वह साउथ ब्लू के बैटरिला में पैदा हुआ था। और फिर वह थोड़ा मुस्कुराता है। बैकमैन देखता है कि शैंक्स की स्माइल कुछ अलग है, जैसे वह किसी खास चीज के बारे में सोच रहा हो, क्योंकि एस ने रॉजर का असली नाम लिया था और उसमें डी भी शामिल था। शैंक्स को रूज के बारे में पहले से पता था। यह एक बहुत दिलचस्प चीज है। शैंक्स जानता था कि रॉजर की एक प्रेमिका रूज साउथ ब्लू में बेतरिला में रहती थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर रॉजर का कोई बच्चा हुआ होता तो वह वहीं से होता। इसका मतलब कि शैंक्स को रूज के अस्तित्व के बारे में पहले से पता था। क्या शैंक्स ने रूज को रॉजर के समय में जाना था? शायद शैंक्स ने रूज को रॉजर की क्रू में रहने के दौरान ही जाना होगा। ये एक छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात है और यह दिखाती है कि शैंक्स को रॉजर के परिवार और उनकी लेगेसी की पूरी जानकारी थी। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम वर्तमान से 2 साल पीछे आते हैं। इस समय ड्रैकुल में हॉक एक द्वीप पर शैंक्स से मिलते हैं। शैंक्स उन्हें बताता है कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है और पूछता है कि क्या वह लड़ाई के लिए तैयार है। 7 वॉरलॉर्ड्स के एक सदस्य जवाब देता है कि नहीं, क्योंकि एम्परर का सिर्फ एक ही हाथ है। वह यह भी बताता है कि उसने कुछ दिलचस्प पायरेट्स से मुलाकात की है जिन्होंने उसे पहले बताई गई एक कहानी याद दिला दी। इसके बाद वह रूफी की 3000 डेरिक बेरी की बाउंटी दिखाता है, जिससे शैंक्स मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि चलो जश्न मनाते हैं। फिर 10 साल की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार तखियार रूफी ग्रैंड लाइन में प्रवेश करता है और रेड हेयर्ड बहुत खुश होते हैं। शायद वो अपने अंदर ही सोचते हैं, ओके नीका आ रहा है, ठीक है ठीक है। कुछ समय बाद हम जानते हैं कि रूफी के आने के साथ ही शैंक्स फिर से सक्रिय हो जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद रूफी के ग्रैंड लाइन में प्रवेश करने के बाद शैंक्स एक पत्र लिखते हैं जिसमें वह न्यूगेट से एस द्वारा बार्बनेरा की हत्याकांड को रोकने की मांग करते हैं। इसके बाद वह रॉकस्टार को नियुक्त करते हैं कि वह यह पत्र स्वयं एम्परर तक पहुंचाएं, ये कहते हुए कि यह अत्यंत आवश्यक है और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। जब 2 एम्परर्स एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो सरकार तुरंत चौकन्ना हो जाती है। वास्तव में हम देखते हैं कि 5 वरिष्ठ लोग जो लफी, क्रोकोडाइल और 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी में एक स्थान पर हैं, शैंक्स के बारे में चर्चा करते हैं। वे ये कहते हैं कि एम्परर न्यूगेट से बात करने जा रहे हैं, अर्थात वह न्यूगेट से संपर्क करना चाहते हैं। यहाँ तक कि वे मानते हैं कि अगर रेड हेयर्ड शैंक्स को पूरी आज़ादी दी जाए तो वह काफ़ी नुकसान कर सकता है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका उद्देश्य दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना हो। ये बात बाद में कई घटनाओं से जुड़ती है। मरीन फोर्ड। 5 वरिष्ठ लोग कहते हैं कि रेड हेयर्ड एक समस्या है अगर उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया जाए, क्योंकि उसका राजनीतिक प्रभाव इतना बड़ा है कि अगर वह स्वतंत्र रूप से काम करता है तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुनिया को अपनी पकड़ में लेना चाहता है, इसलिए वह स्टेटस क्वो को पलटने का इरादा नहीं रखता। वह एक गारंटर ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन का संरक्षक के रूप में देखा जाता है। वास्तव में 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी की चर्चा में भी कहा गया है कि 3 प्रमुख शक्तियों के संतुलन का टूटना सीधे तौर पर दुनिया पर असर डालेगा, इसलिए इसे बरकरार रखना बेहद जरूरी है। इस प्रकार रेड हेयर्ड्स को हमारे लिए एक खतरनाक लेकिन संतुलन बनाए रखने वाला कारक माना जाता है। हमें यह भी ज्ञात है कि उसे सत्ता हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे बस वर्तमान संतुलन को कायम रखना पसंद है। इसके बाद रॉकस्टार ने शैंक्स को बताया कि उस पत्र को बिना पढ़े फाड़ दिया है और उसे खुद आकर कुछ शराब के साथ पेश होने को कहा। शैंक्स हंसते हुए कहते हैं कि उनका स्टेटस कभी नहीं बदलेगा, उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूगेट के पास चलते हैं, लेकिन हमें पता है कि सरकार चुप नहीं रहेगी। हमने देखा है कि अगर वे इंटरफियर करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि रेड हेयर्ड शैंक्स कहते हैं, ठीक है सरकार जरूर गुस्सा करेगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वे कुछ करते हैं तो मैं उनसे भी ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। उनके पास ऐसी कुछ कार्ड्स हैं जिनसे वह सरकार के साथ कई बातें खेल सकते हैं, न्यूगेट तक पहुंचेंगे। उनकी हॉकी इतनी इंप्रेसिव है कि लोग बेहोश हो जाते हैं, मानो कल ना हो। फिर हम वापस उस सीन पर आते हैं जिसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था, जहां शैंक्स उपचारात्मक पानी लेकर आते हैं और कहते हैं, मैं लड़ाई करने का इरादा नहीं रखता, मैं बस तुमसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। न्यूगेट कहते हैं, क्या ये तुम्हारा वो अनाड़ी अंदाज नहीं है?
अपनी बेवकूफ़ी भरी हाकी के साथ और फिर हंसने लगते हैं। इसके बाद एक डायलॉग सामने आता है, When I look at your face, it makes my scars ache. The scars I got from him. यहाँ शैंक्स की वो स्कार्स की बात हो रही है जो टीच ने उन्हें दी थी। पहली बात जो दिमाग में आती है वह ये कि न्यूगेट द्वारा बताई गई चोट एक मेटाफोरिकल चोट है, क्योंकि स्पष्ट रूप से सैक्शा को मार दिया गया था। अब मैं तुम्हारे चेहरे में देखता हूँ, मुझे वो तीन स्कार्स याद आते हैं, लेकिन बाद में हम इस चैप्टर में पाते हैं कि शैंक्स ओरो जैक्सन के जहाज पर था, तो ये चोट या तो रॉजर ने दी होगी या फिर शैंक्स के बायोलॉजिकल पिता फाइगरलैंड गार्लिंग ने दी होगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं 38 साल पहले गार्लिंग और न्यूगेट दोनों गॉड वैली में मौजूद थे। मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ, क्या ये चोट टीच की तरफ मेटाफोरिकली इशारा करती है कि उसने अपने एक बेटे को मार डाला, या यह रॉजर या गार्लिंग की दी हुई चोट है? इसके बाद शैंक्स और न्यूगेट बगी के बारे में बात करते हैं। न्यूगेट पूछते हैं क्या हुआ उस मज़ेदार लाल नाक वाले बच्चे के साथ, क्या वह मर गया? फिर वे मीहॉक के बारे में भी बात करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उस लेजेंड के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा मीहॉक के साथ डुअल अभी भी मेरी याद में ताज़ा है। फिर न्यूगेट पूछते हैं, सब लोग अपनी कल्पना से भी ज़्यादा हैरान हो गए। जब तुम ईस्ट ब्लू से लौटे तुम्हारा एक हाथ नहीं था, तुमने वो बायां हाथ किस दुश्मन को दिया? शैंक तरफ देखते हुए कहते हैं, दिस आई गेव इट अप फॉर द सेक ऑफ द न्यू ईरा। यहाँ शैंक्स फिर से टीच किड्स को दोहराने लगते हैं। याद रखो, कुछ हफ्ते पहले ही रूफी आया था और शैंक्स तुरंत व्हाइट बियर्ड और ब्लैक बियर्ड के पास जाने लगे, जो अब एक फ्री पायरेट बन गए हैं और न्यूगेट की छत्र छाया में नहीं है। तो रेड हेयर्ड कहते हैं, व्हाइट बियर्ड, मैंने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पर इस वक्त जो सबसे ज्यादा दर्द दे रही है वो ये है। मैंने ये स्कार्स किसी साहसिक यात्रा में नहीं पाए, ना ही मीहॉक के साथ अपनी लड़ाई में। ये निशान मुझे ब्लैक बियर्ड टीच ने दिए थे, समझे? व्हाइट बियर्ड। वह छिपा रहा और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसने कभी खुद को एक कमांडर या एक लीडर के रूप में स्थापित नहीं किया, और ये इसलिए नहीं कि मैं परवाह था, बल्कि उसने अपने आप को उस विशाल व्हाइट बियर्ड के नाम के पीछे छुपा लिया, और जब उसे काफी ताकत मिल गई, आखिरकार उसने अपनी चाल चली। ऐसा आदमी कभी संतुष्ट नहीं होगा, वह हमेशा टॉप पर पहुंचने की चाह रखेगा अपनी विल पावर के साथ। एक दिन वह तुम्हारी जगह ले सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम एस को रोको। वह जवान है, पर दूसरी डिवीजन का लीडर बनने के लिए काफी है। एस मजबूत है, मुझे पता है, पर उसकी प्रसिद्धि और आत्मविश्वास इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। अब यह समय नहीं कि हम इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लगा दें। वह वहीं अपने मौके का इंतजार करता रहा, बिना कभी कमांडर का रोल निभाए, बिना अपना नाम बनाया, व्हाइट बियर्ड के बड़े नाम के पीछे छिपकर। अब टीच और रूफी दोनों अपनी अपनी चालें चला रहे हैं। वह जानता है कि इस वक्त फील्ड में दो ऐसे पीसेस मौजूद हैं जो पहले या बाद में टकराएंगे। किसी अज्ञात वजह से व्हाइट बियर्ड कहते हैं, माई डेड सन्स, माई क्रू, बदला मांगते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस पागल को सिखाऊं कि इस दुनिया में बिना किसी कोड ऑफ कंडक्ट के तुम जी नहीं सकते। मुझे परवाह नहीं, ये मेरे अपने मामले हैं। और फिर शैंक्स कहते हैं, अब कोई भी इस वायलेंस की इरा को रोक नहीं सकता। न्यूगेट जवाब देता है, डरने की कोई बात नहीं, मैं व्हाइट बियर्ड हूँ। यहाँ वह टीच की छवि को वायलेंस की इरा से जोड़ते हैं। बाद में हम मरीनफोर्ड के बाद की बातें देखेंगे, जहाँ मरीनफोर्ड फोर्ट कहेगा, ये मेरी इरा है। और अब वर्तमान में टीच बहुत शक्तिशाली है। उसने हैसिनोस में पायरेट्स आइलैंड को जीत लिया है। वह एक एम्परर है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या योजना है, पर उसने सबसे ताकतवर डेविल फ्रूट्स हासिल कर लिए हैं और सच में एक अविश्वसनीय आर्मी बना रहा है। कुछ हफ्ते बाद मरीनफोर्ड की लड़ाई के ठीक बाद वाइस एडमिरल मोमोंगा को उसके एक सबॉर्डिनेट से सूचना मिलती है कि न्यू वर्ल्ड में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, जिसमें रेड हेयर्ड शामिल था। वह कहता है, रेड हेयर्ड, यहाँ तो कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। पिछली दो पैनल्स पढ़ने से पहले ये दिलचस्प बात है कि मोमोंगा कहते हैं, यहाँ कोई गलती होनी चाहिए। मोमोंगा की इस गलती से जुड़ी बात यह है कि रेड हेयर्ड ने न्यू वर्ल्ड में कुछ समस्या खड़ी की है, इसलिए रेड हेयर्ड को ऐसे जाना जाता है कि वह परेशानी नहीं करता, कम से कम तब से जब से वह एम्परर बन गया है, सिवाय लेजिया के, जिसे ओडा ने बाद में बनाया। तो रेड हेयर्ड को सरकार और मरीना के सामने शांति बनाए रखने वाला माना जाता है। इसलिए ये बात कि रेड हेयर्ड न्यू वर्ल्ड में किसी झगड़े में उलझ गया है, ये कहती है यह संभव नहीं है। रेड हेयर्ड ऐसी चीजें नहीं करता, क्योंकि अब उसके विरोधी कौन थे? काइडो। यहाँ एक मरीन कहते हैं, हेडक्वार्टर्स मानता है कि रेड हेयर्ड ने काइडो को व्हाइट बियर्ड को हराने का अवसर लेने से रोक दिया। इस वाकये में मरीन ऐसा अनुमान लगाता है, हेडक्वार्टर्स सोचता है कि रेड हेयर्ड ने काइडो को यह मौका लेने से रोका, न कि इसलिए कि वह न्यूगेट के खिलाफ कुछ करना चाहता था। हाँ, ऐसा करना संभव है, पर यह निश्चित नहीं है। हेडक्वार्टर्स का मानना है कि रेड हेयर्ड ने काइडो को रोक दिया ताकि काइडो न्यूगेट, याद रहे, वह एक समय में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे, एक ऑफ द 4 एम्परर्स, और पहले वे एक ही क्रू में थे, को हराने का अवसर आने लगे। जब हम देखते हैं कि काइडो बलून टर्मिनल से कूद पड़ा, काइडो कहेगा, व्हाइट बियर्ड, तुम मर गए, मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, यानी तुम सफल हुए व्हाइट बियर्ड। इससे पता चलता है कि वहाँ सम्मान और पुरानी यादें हैं, क्रू के अंदर ऊपर नीचे का रिश्ता।
इसलिए मुझे अजीब लगता है कि काइडो सीधे न्यूगेट को हराने जाना चाहता था। बीच में कुछ और था और रेड हेयर ने उसे रोक दिया ताकि कोई गलत मौका न मिल जाए। आप लोग बताइए इस बारे में आपका क्या ख्याल है। इसके बाद रेड हेयर्ड मरीनफोर्ड में हस्तक्षेप करते हैं। वह अकाइनू द्वारा कोबिन को मौत से बचाते हैं और स्पष्ट रूप से लफी को भी बचाते हैं। वह कहते हैं, मैं यहाँ इस युद्ध को समाप्त करने आया हूँ, हाथ में स्ट्रॉ हैट, आइकॉनिक स्ट्रॉ हैट। और फिर वह बगी से मिलते हैं, अपने पुराने साथी से कहते हैं, इसे रूफी को दे दो और मेरे पास एक ट्रेजर मैप भी है जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। हालांकि ये बात बगी को गुस्सा दिला सकती है और बातचीत को बदल सकती है कि कितने समय से आप दोनों नहीं मिले। रेड हेयर्ड ने मरीनफोर्ड में साफ तौर पर लफी को बचाने के लिए कदम उठाया। हमने देखा कि उनकी सुपर हाक की वजह से उन्हें बहुत दूर से भी खबरें मिल जाती है। वह पूरी तरह से अवगत थे कि मरीनफोर्ड में क्या हो रहा है और उन्होंने अपनी सुपर एम्बिशन के साथ सब सुन लिया। उन्होंने रूफी को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया क्योंकि रूफी स्पष्ट रूप से वह है जिसके पास न तो सिर्फ नी का फल है बल्कि जॉय बॉय की विल। शायद उस डी की और रॉजर का सपना भी रूफी मर नहीं सकता, कम से कम अभी नहीं। लफी इस वक्त मर नहीं सकता, इसलिए लड़ाई रोकते हुए वह कहते हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा उसे हम संभाल लेंगे। तुम क्या कहते हो टीच? बल्कि ब्लैकबियर्ड, बस रुक जाओ, मैंने जो चाहा वो मिल गया और अब तुमसे लड़ने के लिए अभी बहुत जल्दी है। तो यहाँ भी भगवान के दुश्मन द एनिमी ऑफ द गॉड्स ने अपनी चुनौती प्रस्तुत की, शायद अनजाने में किसी सेलेस्टियल ड्रैगन को। लेकिन मेरे हिसाब से टीच और शैंक्स के बीच की ये चुनौती इस मांगा में निश्चित है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये सच हो जाएगा। और यहाँ रूफी भी है। लेकिन सर, 10 साल से हमने रूफी को नहीं ही देखा। क्या आप उन्हें नहीं देखना चाहते? जरूर, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर अब मिलता तो वादा वैसा नहीं होता। वह अभी एक बड़ा पायरेट नहीं है। उसने अभी तक हितोनोमी मॉडल नीका का अवेकनिंग नहीं किया है। वह न्यू वर्ल्ड में भी नहीं पहुंचा है। वह अभी तक एक महान पायरेट नहीं है। वह अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। इस तरह बातचीत से पता चलता है कि अभी भी कई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, पुरानी स्कार्स, पुराने राइवलरीज और वह सपने जो अभी तक अधूरे हैं। वैसे रेड हेयर्ड लाल बाल वाले ने एस और व्हाइट बियर्ड के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ले ली। उसने कहा, तुमने पहले ही पूरी दुनिया में उस लड़ाई का ब्रॉडकास्ट कर दिया है। मैं तुम्हें उनके मौत का शो दिखाने की इजाजत नहीं दूंगा। और मेरीन पूछते हैं, क्या हमें अपनी जीत मनाने के लिए उनके काटे हुए सिर दिखाने होंगे? फिर सेनगोकू कहते हैं, ठीक है ग्रेट एडमिरल, क्योंकि तुम ही हो रेड हेयर्ड, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो तुम फिगरलैंड के खून से जुड़े हुए संतुलन के गारंटर, वही जिनके बारे में 5 बुजुर्ग भी कहते हैं कि उनका मकसद दुनिया को बदलना, नष्ट करना या अपने हाथ में लेना नहीं है। तुम्हें ग्रेट एडमिरल सेनगोकू से भी सम्मान मिला है, क्योंकि तुम हो और सेनगोकू उन कैरेक्टर्स में से एक है जो दुनिया के कई टबूज जानते हैं, शायद रेड हेयर्ड की असली पहचान भी। और फिर स्पष्ट है कि स्फिंक्स के बहुत पास एक द्वीप पर पोर्टगैस डी, एस और एडवर्ड न्यूगेट की कब्रें स्थापित की गई है। जब रेड हेयर्ड उस छोटे द्वीप से विदा होता है तो वह अपने आप सोचता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कैप्टन रॉजर करता था। उसके बाद वह लफी से कहते हैं, लफी मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। मुझे हैरानी हुई कि एस ने तुम्हारे लिए क्या किया। मैंने कैप्टन से कभी यही उम्मीद की थी कि वह कभी भाग जाए या कभी रोने दे। सुनो लफी, बढ़ो और एक सच्चे आदमी बनो, कठिनाइयों का सामना करो, जीत और हार का अनुभव करो और अपने आंसू बहाओ। रोना बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ना भी जरूरी है। यहाँ एक मेंटर का संदेश है, जीत और हार खेल का हिस्सा है, जैसे कि भागना और रोना भी, लेकिन अंत में आगे बढ़ना ही असली जीत है। जो व्यक्ति अपने कैप्टन की मौत के साथ एक गहरा ट्रॉमा झेल चुका है, वह अब एक सच्चा आदमी बन चुका है और आगे बढ़ चुका है। आइए अब हम वर्तमान में आते हैं। यहाँ एक छोटी सी एडवेंचर है जहाँ रेड हेयर्ड लाल वाले को रूफी का 2 साल की रुकावट के बाद वापसी दिखती है। वहीं एक शादी हो रही है, हालांकि शादी किसकी है ये कभी स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन रेड हेयर्ड के पायरेट्स वहां जश्न मना रहे हैं। स्पष्ट रूप से शैंक्स अखबार में रूफी को देखते हैं और फिर अखबार में उन्हें होल केक आइलैंड पर हमले की खबर मिलती है। इसी कारण से रूफी को 5वां इंपीरियर घोषित कर दिया गया। शैंक्स कहते हैं, वील सी यू सून रूफी। उनकी आंखों में एक थोड़ी इंक्वाइटिंग चिंतानक नजर है। और जैसे ही रूफी को 5 इंपीरियर्स में से एक माना जाता है और वह एक बड़े पायरेट बन जाता है, रेड हेयर्ड फिर से अपनी चाल चलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2 साल पहले जब वह ग्रैंड लाइन में आए थे और स्ट्रॉ हैट पायरेट के रूप में 30 मिलियन की बाउंटी के साथ प्रसिद्ध हुए थे। अब जब उनकी बाउंटी 1 बिलियन तक पहुंच गई है, रेड हेयर्ड रिजोआ में। हाँ, मुझे पता है कि यह शायद शेमरॉक हो सकता है या फिर शैंक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि शैंक्स पहले भी मरजुआ जा चुके हैं, वह जहां चाहे जा सकते हैं। इसलिए फिलहाल हम मान लेते हैं कि वह शैंक्स ही थे, जब तक ओडा हमें बुजुर्गों के साथ बातचीत करने वाले असली व्यक्ति की पुष्टि नहीं कर देते। यहाँ हम देखते हैं कि 5 बुजुर्ग फिगरलैंड परिवार के एक सदस्य से बात कर रहे हैं। क्या तुमने दूर आकर ऐसा करने के लिए तैयार हो? Why would you come all this way?
वे कहें ये रिवेरी है। तुम्हारी स्थिति को देखते हुए तुम्हें राजनीति में दखलंदाज नहीं होना चाहिए। हमने ये टाइमिंग सिर्फ तुम्हारी रिक्वेस्ट पर रखा है। तो सुनाओ, तुम्हारे पास क्या कहने को है? Gardas पास देयर इज अ पायरेट। वे कहते हैं कि तुम रिव्यूरी के दौरान यहाँ तक आए हो और तुम्हारी स्थिति में तुम्हें किसी भी तरह से सारे तारों को नहीं हिलाना चाहिए, पर चूंकि तुम ही हो, हमने फिर से तुम्हारे लिए वक्त निकाला है। अगर ये व्यक्ति सच में शैंक्स है तो इसका मतलब है कि तुम जो संतुलन के गारंटर हो, जो ये नहीं चाहते कि दुनिया बिगड़ जाए और जो चाहते हो कि चीज़ें वैसे ही रहें जैसे हैं क्योंकि तुम्हें वही पसंद है, और तुम फिगरलैंड के हो जो हमारे लिए एक बहुत खास खून रखते हो। तो अब हमें एक खास पायरेट पर चर्चा करनी है। यहाँ 3 लोगों पर आम सोच बनती है, लोकी, रूफी और टीच। जैसा कि पिछले चैप्टर्स में दिखा, मुझे लगता है शायद ये बात लोकी की हो सकती है, उसे रूफी के बारे में, जो वह है जो एक दिन उस नई ईरा को लाएगा जिसके बारे में तुम्हारे कैप्टन ने इतने साल पहले सपना देखा था, जो निका पर लिबर्टी, फ्रीडम और स्माइल का पोर्टर। दूसरी तरफ हमारे पास टीच है जिसके पास डार्कनेस का फल है और जिसके पास भी डी है, पर वह पूरी तरह से सल्वाटोर के विपरीत दिशा में जा रहा लगता है। शायद उसने रॉक्स की विली को विरासत में ले लिया है। तो मुझे बताओ, तुम लोगों के अनुसार वह पायरेट कौन है? कुछ हफ्तों बाद शैंक्स वानो के पानी में पहुंचते हैं। मामी की बहन वह पिछली बार के बारे में सोचते हैं जब वह यहाँ आए थे, जब उन्होंने ओडेन से विदाई ली थी। वह सोचते हैं कि अब उसके बच्चे बड़े हो चुके होंगे। उसी समय हमें शैंक्स को पता चलता है कि आखिरकार जाग चुका है और दुनिया में वापस आ गया है। वह यह खबर अखबार में पढ़ते हैं और रूफी की नई बाउंटी को देखकर हंसते हैं। उन्हें वह पल याद आता है जब उन्होंने गुमुगुमुनोमी को ले जाने वाले गवर्नमेंट शिप पर हमला किया था और जब वह फूशा विलेज में एक बच्चे के साथ समय बिता रहे थे जिसके लिए उन्होंने अपना बायां हाथ तक खो दिया था। फिर शैंक्स कह देते हैं कि वह अभी भी रूफी से नहीं मिलना चाहते। बताता है कि बार्टोलोमेओ, जो कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का एक एली है, उसने शैंक्स के जॉली रॉजर को जला दिया और उसकी जगह लफी का झंडा लगा दिया। ये सुनकर शैंक्स तय करते हैं कि इस मामले को खुद सुलझाना होगा ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई असर न पड़े। फिर वह बेन बैकमैन के साथ बैठते हैं, साके की एक कप पीते हैं और घोषणा करते हैं, अब समय आ गया है वन पीस लेने का। इसी दौरान वह महसूस करते हैं कि कुछ स्थानीय योद्धा एडमायरल अरमाकी के साथ लड़ाई में उलझे हुए हैं। शैंक्स कई किलोमीटर दूर से ही अपनी कॉन्करर्स हैकी को छोड़ते हैं और अरमाकी को रुकने की चेतावनी देते हैं। शैंक्स कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कायर हो, लेकिन नई पीढ़ी के पायरेट्स पर तब हमला करना जब वे अभी अभी इतिहास बदल चुके हैं, यह सही नहीं है। फिर वह सवाल करते हैं, क्या तुम्हें नई ईरा से इतनी ज्यादा डर लग रही है? अरमाकी तुरंत हार मान लेते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई झंझट नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ। शैंक्स की ये नई ईरा वाली बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि यही नई ईरा शायद वही चीज़ है जो निका लाने वाला है, जो कि रूफी का सपना है और शायद डी की इच्छा भी यही है, लेकिन ये सब अभी भी सिर्फ स्पेकुलेशन ही है। इसके बाद शैंक्स स्फिंक्स आइलैंड तक छोड़ने जाते हैं। वह मार्को को फिर से अपने क्रू में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन मार्को इनकार कर देते हैं और उड़कर आइसलैंड की तरफ चले जाते हैं। शैंक्स अर्बाफ पहुंचते हैं और एक टैवर्न में बैठकर साके पी रहे होते हैं। वह वक नाम के एक बच्चे से बात करते हैं। वह बच्चे को बताते हैं कि हाल ही में एक पायरेट एम्परर बना है और उसे ये नाम कभी नहीं भूलना चाहिए, लफी, जिसे लोग स्ट्रॉ हैट कहते हैं। यह सीन कुछ वैसा ही लगता है जैसे लफी छोटा था। कोनन शैंक्स से उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन शैंक्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा हॉट हेडेड हो। उसी समय रॉकस्टार आता है और बताता है कि किड उन पर हमला करने आ रहा है। शैंक्स इसे सुनकर कमेंट करते हैं, इस सुपर रूकी का टाइमिंग बहुत ही खराब है क्योंकि हम अभी निकलने वाले थे। शैंक्स फिर अपने क्रू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि पुराने दोस्तों से मिलकर थोड़ा समय निकल जाना आम बात है, खासकर जब तुम ये सोच रहे हो कि वे मर चुके हैं। इसके बाद वह आदेश देते हैं, सेट सेल। जब कोनन ने पूछा कि क्या आप लड़ाई करेंगे, शैंक्स ने जवाब दिया, मैं यकीनन वहां नहीं लड़ूंगा क्योंकि इससे इस द्वीप को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर उन्होंने डोडी और ब्रोगी से पूछा कि क्या आप मदद करेंगे। डोडी और ब्रोगी ने खुशी खुशी ओइमो और कार्सी के साथ चीयर्स मनाए। उसके बाद शैंक्स ने रॉकस्टार को एनिमी तक एक संदेश पहुंचाने का आदेश दिया, तुम चुन सकते हो कि अपनी रोड पोनेग्लिफ्स की कॉपीज छोड़ना है या नहीं। लकीलू ने कहा, चिंता मत करो, हम इसे संभाल लेंगे। लेकिन शैंक्स ने सलाह दी कि नई पीढ़ी की बढ़ोतरी को कम मत आंकना और याद दिलाया कि एनिमी कैप्टन की बाउंटी 3000 नेथनी बेरी है। फिर शैंक्स ने यसॉप से पूछा कि क्या उनके अपोनेंट्स वानो की लड़ाई में लगी चोटों से पहले ही उबर चुके होंगे, जिस पर यसॉप ने जवाब दिया, मुझे लगता है हाँ, क्योंकि वे अब हम पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ब्लैकबियर्ड टीच के बारे में पूछताछ की, जिसका जवाब मिला कि वे केवल इतना जानते हैं कि उसने द्वीप छोड़ दिया है और उसी समय होंगो ने खिद से जुड़ी सारी जानकारी प्रदान की।
उसी समय किड अपने कैनन से फायर करने की तैयारी में था, लेकिन शैंक्स ने आसन मैस किलिंग का पूर्वाभास कर लिया और तुरंत सभी जहाज़ों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। साथ ही डोरी और ब्रोगी को अपनी पोजीशन लेने को कहा। फिर वह एनिमी कैप्टन पर छलांग लगाते हैं, अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स को बेहोश कर देते हैं और एनिमी के कैनन को नष्ट कर देते हैं, जिससे एक धमाका होता है जो जहाज और क्रू के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है, खासकर किड और किलर को। हीट, वायर और एमा ने दया की गुहार लगाई और शैंक्स को अपनी रोड पोनिग्लिफ्स की कॉपीज सौंप दी ताकि उनके कैप्टन की जान बच सके। इसके बाद रेड हेयर्ड शैंक्स को उनकी क्रू उनके जहाज के साथ मिल जाती है और वह वापस उनके पास लौट आते हैं, जबकि डोरी और ब्रोगी ने एक हमला करके एनिमी जहाज को डूबा दिया। यहाँ मैं एक पल रुकता हूँ क्योंकि ये देखना दिलचस्प है। पहले शैंक्स ने वानो के पास कहा था कि इट्स टाइम टू गो एंड क्लेम द वन पीस, और फिर हम उन्हें एल्बाफ में देखते हैं। हो सकता है कि वह अंतिम रोड पोनिग्लिफ के बारे में जानते हों और द मैन विद द बर्न स्कार को भी पहचानते हों, जो शायद एल्बाफ पर ही है। यदि ऐसा है तो शैंक्स के पास अब सभी 4 रोड पोनिग्लिफ्स मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि रेड हेयर की क्रू गार्टल पहुंचती है, जहां वह बार्टो क्लब के पायरेट्स को हराते हैं। बर्टोलोमेओ को बांधकर शैंक्स के सामने घुटने टेकवाया जाता है और शैंक्स कहते हैं कि वह उसे माफ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से क्रू उन द्वीपों और पायरेट्स का भरोसा खो देगा जो उनकी फ्लैग पर विश्वास करते हैं, और साथ ही उनके दोस्तों को भी खतरे में डाल देगा। सुपर रुकी माफी मांगता है, यह कहकर कि उसने बिना सोचे समझे एक मूर्खतापूर्ण काम कर दिया, लेकिन होंगो उसे अनदेखा करते हुए एक वायल देता है और कहता है कि इसमें एक घातक पॉइजन है। अगर रूफी इसे 1 महीने के भीतर पी लेता है तो वह अपने सबॉर्डिनेट्स की गलतियों की जिम्मेदारी उठाएगा। इस तरह वह मरेगा, लेकिन केवल तब जब उसने अत्यधिक दर्द और खून पसीने से गुजरकर अपनी जिंदगी समाप्त की हो। बार्टोलोमेओ ने वायल अपने मुंह से पकड़ लिया और उसका पूरा जहर पी लिया। उसके क्रू मेंबर्स चिल्लाने लगे, तुम अब खून की फाउंटेन बन जाओगे। लेकिन बार्टोलोमेओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जोर से चिल्लाया, रूफी के साथ ब्रदरहुड की कप शेयर करना और उसकी फ्लैग के नीचे सेल करना हमारे इंडिविजुअल डिसीजंस थे। वह विनती करता है कि कोई भी इस बारे में रूफाई को न बताए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि रूफी अपना कीमती समय उस जैसे इंसान पर बर्बाद करे। बस मुझे एक और छोटा टाइम क्रिमिनल समझ लेना जिसने एम्परर को चैलेंज किया। यहाँ पॉज लेना जरूरी है। शैंक्स का एक्सप्रेशन तब बदल जाता है जब बार्टोलोमेओ उदास होकर कहता है, "Oh man, I wish I could see Luffy senpai become the Pirate King." इसलिए वह खुद को इडियट कहता है और अपने सपने को अपने साथियों के भरोसे छोड़ देता है। लेकिन असलियत में वह जहर था ही नहीं। शैंक्स ने केवल उनकी लॉयल्टी को परखा था। चूंकि उन्होंने अपनी निष्ठा रूफी के लिए साबित कर दी, बार्टो क्लब को जाने दिया गया। जब वे अपनी शिप पर लौटते हैं, बैकमैन देखता है कि शैंक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है और उससे पूछता है, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? शैंक्स जवाब देता है, मुझे खुशी है कि ऐसे लोग लफी से जुड़े हुए हैं। तभी यासोप अनुमति मांगता है, कैन आई फायर नाउ? शैंक्स कोई जवाब नहीं देता और यासोप उनकी शिप पर तोप से हमला कर देता है, जिससे बार्टो क्लब की जहाज जलकर डूब जाती है। अब यहाँ एक क्रूशल डिटेल आती है। यासोप ने सबसे ब्रूटल मूव की, वह एक्शन जिसे शैंक्स खुद शायद कभी नहीं करता, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे रोक नहीं सकता। ये एक क्लासिक गुड कॉप नहीं बैड कॉप सिचुएशन थी। शैंक्स हमेशा दिखने में दयालु और समझदार रहता है, लेकिन वह जानता है कि पायरेट्स की दुनिया में रेप्यूटेशन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर उसने बार्टोलोमेओ को पूरी तरह माफ कर दिया होता तो वह अपने क्रू की नजरों में कमजोर लीडर लगता। शैंक्स का मैसेज क्लियर था, तुम लफी से जितना चाहो प्यार कर सकते हो, मैं भी करता हूं, लेकिन अगर तुम मेरी फ्लैग का अपमान करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बार्टोलोमेओ ने अपने फैनेटिकल ऑब्सेशन में इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लिया। उसने पूरी आइलैंड को लफी का टेरिटरी बना दिया और एक पूरे महीने वहां का मालिक बनकर रहा। लेकिन उसने ये भूल गया कि राजा अभी आया ही नहीं है और शैंक्स उन लोगों में से नहीं जो ऐसी खुली चैलेंज को अनदेखा करे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बार्टो क्लब जिंदा है या मर चुका? ज्यादातर कोई मरता नहीं है, खासकर जब वो इम्पोर्टेंट या फैन फेवरेट कैरेक्टर्स हों, इसलिए हम नहीं जानते कि उनका क्या हुआ। और यही मजेदार बात है, ओडा ने हमें सस्पेंस में छोड़ दिया है। अब आप बताइए, यासोप ने सही किया या गलत? शैंक्स को उसे रोकना चाहिए था या नहीं? क्या शैंक्स जानबूझकर चुप था ताकि यासोप डर्टी वर्क करे? शैंक्स को पता था कि ऐसा कुछ होना जरूरी था क्योंकि एक एम्परर को कमजोर नहीं दिखना चाहिए। तो दोस्तों, आप बताइए, इस कैरेक्टर के बारे में हमारी बस यही हाइपोथेसिस हो सकती है कि उसने बार्टोलोमेओ के खिलाफ मूव किया क्योंकि उसने उसके टेरिटोरीज में से एक को डिस्ट्रॉय करके कॉन्कर कर लिया था ताकि रूफी को नया टेरिटरी मिले। इसीलिए लाल बाल वाले ने कहा था कि हमें मूव करना चाहिए ताकि इन एक्सपीरियंस न्यूबीज के सामने अपना फेस न खोना पड़े, और साथ ही नए एम्परर लफी के खिलाफ भी। यह है रेड हेयर्ड की कहानी, एक लंबी कहानी। हमने सच में एक सुपर रिकैप किया है कि कैसे वह रॉजर और उनके आइडियल्स से बड़े हुए और उनके साथ ही कैसे उनके वैल्यूज और आइडियाज इवॉल्व हुए।
कैसे उन्होंने कैप्टन के फुटस्टेप्स को फॉलो करना सीखा इत्यादि। अब मुझे बताएं आप लोग रेड हेयर्ड के बारे में क्या सोचते हैं? आपके पास रेड हेयर्ड की पूरी स्टोरी का कंप्लीट पिक्चर है? मैंने आपको बहुत सारी हाइपोथेसिस, आइडियाज और स्पेकुलेशंस दी हैं। अब आप अपनी समझदारी से अपने विचार बताएं। नीचे कमेंट्स में लिखें कि आप रेड हेयर्ड के बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही बताएं कि अगला वीडियो किस कैरेक्टर पर होना चाहिए।